हेलो दोस्तों। मैं एलसी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसी सोनू पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की हमारी इस सीरीज़ में हम एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। और दोस्तों, 30 मार्च 2016 को आयोजित हुआ रेलवे एनटीपीसी के इस पेपर को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न होता है रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाने का। दोस्तों, जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि रेलवे एनटीपीसी में किस प्रकार का पैटर्न होता है, तब तक हम अपने आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज़ शुरुआत की है। इसलिए हम दोस्तों देरी ना करते चले शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या पैटर्न है जीके के क्वेश्चन पूछे जाने का रेलवे एनटीपीसी के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में, ताकि हम अपना बेहतर स्कोर कर सकें आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शोर के किस स्तर के ऊपर का शोर कान में दर्द व क्षति का कारण होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 130 डेसिबल। दोस्तों, जो 45 डेसिबल की तीव्रता का शोर होता है वो सामान्य बातचीत हम जो करते हैं उसकी जो तीव्रता होती है वो 45 डेसिबल होती है। और जो हम सामान्य जो डीजे सुनते हैं तो डीजे की जो तीव्रता होती है वो लगभग 110 से 120 के आसपास होती है, जिसमें भी अगर हम ज़्यादा देर तक रहते हैं तो वो हमारे कान के लिए क्षतिकारक होता है। इसलिए दोस्तों, इसमें 80 तो सामान्य चल जाता है, लेकिन जो 120 से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हमारे कान के लिए क्षतिकारक होती है। इसलिए इसका उत्तर 120 से ऊपर, यहाँ ऑप्शन 130 दिया हुआ है, इसलिए 130 सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है। दोस्तों, ये हमें पता है कि अग्नि की जो उड़ान पुस्तक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो डॉक्टर एपीजे जो अब्दुल कलाम थे उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इसके अलावा जो 2017 में इनकी मृत्यु जो शिलांग है वहाँ एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे उस दौरान हो गई थी, यानी कि 2017 में इनकी मृत्यु हुई है और 1931 में इनका जन्म हुआ था। ये बातें आप ये ध्यान रखिए। इसके अलावा आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये बात भी याद रखिए कि भारत के जो 11वें राष्ट्रपति रहे हैं ये। और इसके अलावा इनकी जो बाकी दो और पुस्तकें देख लीजिए आप। एक तो इंडिया विजन 2020, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कभी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिया विजन 2020 इनकी एक दूसरी पुस्तक है। और इसके अलावा फेलियर टू सक्सेस, और एक दूसरी पुस्तक फेलियर टू सक्सेस। यानी कि इनकी 3 पुस्तकें क्या हो गई, एक तो अग्नि की उड़ान, एक इंडिया विजन 2020 और तीसरी पुस्तक फेलियर टू सक्सेस, असफलता से सफलता की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वह 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बी मैरी कॉम सही हो जाएगा। मैरी कॉम ने ही एशिया गेम में सबसे पहले महिलाओं में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो मैरी कॉम को बारे में 2-4 चीज़ें देखते हैं हम। दोस्तों, जो मैरी कॉम है वो भारत के मणिपुर राज्य से संबंध रखती है, मणिपुर से। और इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है उसको भी आप याद रखिए। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप इसलिए ये याद रखिए, अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक का नाम है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर सी ईटानगर सही हो जाएगा। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसके साथ ही 2-4 बातें और याद कर लेते हैं हम। ये देखिए, अरुणाचल में जो भाषाएं बोली जाती हैं तो वहाँ हिंदी का एक बड़ा प्रभुत्व है, यानी कि हिंदी वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यानी कि जो नदी है ये चाइना से होती हुई अरुणाचल प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद ही असम में चली जाती है। और असम में जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, एक तो जो पार्क मिलेगा आपको वहाँ नमदफा नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, नमदफा पार्क मिलेगा वहाँ। और इसके बाद अलावा जो पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। और दिबांग अभ्यारण्य भी वहीं मिल जाता है। यानी कि एक तो क्या हो गया दिबांग, एक पक्के
वन्यजीव अभ्यारण्य और एक नमदफा अभ्यारण्य। ये 3 अभ्यारण्य आप याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो दोस्तों जो चेचक है वो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। तो चेचक है वो एक संक्रामक रोग है, आप ये याद रखिए, संक्रामक रोग है चेचक। और एक चेचक किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो आप याद रखिए चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है और ये एक संक्रामक रोग है, वायरस के कारण होता है। और वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, देखते काफ़ी नीचे है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। दोस्तों विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, किसी भी एक पात्र में पानी भर दिया जाता है और उसमें एक तो एनोड और एक कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उसमें विद्युत का प्रवाह किया जाता है। विद्युत का प्रवाह करने से पानी विभाजित हो जाता है, पानी में H2 होती है, H2 विभाजित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है, तो इससे हाइड्रोजन निकलती है। तो विद्युत अपघटन इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों जो वर्तमान में डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तो आप ये याद रखिए, जो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार तो किया गया, और जो पिंगली वेंकैया हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। कौन से, आंध्र प्रदेश राज्य से। और उन्होंने 1921 में कांग्रेस के समक्ष पेश किया था भारतीय जो झंडा है उसको। और 22 जुलाई, और ये सामान्यतः बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, 22 जुलाई 1947 को इसे अपना लिया गया था आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। तो इसलिए इसका आंसर सी पिंगली वेंकैया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप आने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, ये भूकंप आने का कारण होता है, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेबसाइट। दोस्तों में बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग इनमें से क्या है। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस है, यानी कि इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग से तात्पर्य है कि जो कंपनियां होती हैं वो अपने कस्टमर्स को एक ऑनलाइन स्टोरेज प्रदान करती हैं, जिसमें जो कस्टमर है वो अपने डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कि हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइवेट स्टोरेज होता है और दूसरा होता है जो सामान्य, यानी कि जनरल स्टोरेज होता है। तो प्राइवेट स्टोरेज की हम बात करें तो हमने गूगल ड्राइव का उपयोग किया है। एक तो गूगल ड्राइव देख लीजिए आप। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो गूगल के सर्वर में सेव हो जाते हैं, यानी कि वहाँ के स्टोरेज में सेव हो जाते हैं। तो इस प्रकार, और वो प्राइवेट होते हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो पब्लिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्राइवेट स्टोरेज का उदाहरण है। इसके अलावा हम फेसबुक को देखते हैं, तो फेसबुक के ऊपर हम जो भी अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो पिक्चर हमारी मर्जी के हिसाब से या तो हम पब्लिक करते हैं या उसे प्राइवेट में रखते हैं। तो ये इस प्रकार पब्लिक और जनरल 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात एक तो FB और गूगल ड्राइव, इन दोनों से हम समझ सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान किसका रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर सी, बेल्जियम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 रुपये के नोट के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, इसके लिए हम 1-2 चीज़ देख लेते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में भी। तो जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया जाता है, और उसके ऊपर हस्ताक्षर किस होते हैं, केंद्रीय वित्त सचिव के।
और इसके अलावा जितने भी बाकी नोट हो गए 1 रुपये के नोट से ऊपर के, वो सब जो आरबीआई है उसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। ठीक है। और जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांडों का वंश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर एक पोंगल नाम का त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल नाम का जो त्यौहार है उसी के ऊपर यह जल्लीकट्टू जो नाम का खेल है वो खेला जाता है। तो यानी कि तमिलनाडु का जो पोंगल त्यौहार है उससे संबंध रखता है जल्लीकट्टू। इसके लिए उत्तर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी गोदावरी सही हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये याद रखिए गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और ये किस तरफ गिरती है? अरब सागर की तरफ नहीं, गिरकर ये जो बंगाल की खाड़ी है उस तरफ गिरती है। अरब सागर में सिर्फ आप ये याद रखिए, एक तो समानता याद रखिए आप, समानता से आप साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 4 नदियां हैं जो कि किस तरफ गिरती हैं? अरब सागर की तरफ गिरती हैं। इसके अलावा जो भी जितनी भी नदियां हैं बड़ी नदियां, वे सभी अरब सागर में ना गिर करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर कर्नाटक सही हो जाएगा। श्रवण बेलगोला जो स्थान है वो कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1-2 चीज़ और याद कर लीजिए इस प्रश्न में भी। जो श्रवण बेलगोला है इसका नाम आते ही आपको ये याद आना चाहिए कि चंद्रगुप्त थे, वो अपने गुरु भद्रभाव के साथ कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला। ठीक है। और कहाँ से, और चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंध रखते हैं? जैन धर्म से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन पीएम रेफर्स टू। तो इसका मतलब क्या हो गया? पीएम जो सामान्यतः वायु प्रदूषण के संबंध में जो पीएम शब्द आता है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। और ये 2 प्रकार के होते हैं, PM 2.5 और PM 10। यानी कि इनका तात्पर्य क्या हो गया? जो बारीक कण होते हैं उनका आकार तो 2.5 mm का होता है, और जो इससे बड़े कण होते हैं उसका 10 mm का होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है। और ये लगभग जो 2.5 mm है इसको हम बताऊँ क्या कह सकते हैं? इसको जो हमारा बाल है उसका लगभग व्यास है, उसका बाल के व्यास का लगभग 3% आकार होता है। यानी कि इतने बारीक होते हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक घातक बीमारियां इससे हो सकती हैं। इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है 2.5 बजाय 2.10 के। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो दोस्तों इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पहली बार मेजबानी की थी। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर डी रूस सही हो जाएगा। रूस ने भारत में सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो यानी कि इनमें से किस सामग्री का उपयोग भारतीय नोटों की छपाई करने के लिए किया जाता है? दोस्तों जो बी ऑप्शन है कपास एवं कागज़ के लत्ते, इनका उपयोग किया जाता है भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के, इसलिए हमारा उत्तर बी सही ही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? दोस्तों ये प्रश्न हमें याद होना चाहिए। तो दोस्तों जो पिछले भाग होता है भारतीय करेंसी नोटों का, उनके ऊपर 15 भाषाएं लिखी हुई होती हैं। ठीक है, आप याद रखिए। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था? तो दोस्तों 1972 में जो शिमला समझौता हुआ, इंदिरा गांधी भारत की तरफ से और अयूब खां पाकिस्तान की तरफ से, तो उनके बीच में यह समझौता हुआ था।
सॉरी दोस्तों, जो यह 1972 में शिमला समझौता हुआ वो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान से थे और इंदिरा गांधी इंडिया से थी, इन दोनों के बीच हुआ था और उसमें ही एलओसी तय की गई थी जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, याद रखिए क्या है, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? दोस्तों इसका आंसर ए मेघालय सही हो जाएगा। मेघालय ने ही जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसके तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? दोस्तों खाना पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का उपयोग किया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों एलपीजी में जो मुख्य गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं? एक तो प्रोटेन होती है और एक ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये 95% तक स्थान रखती हैं एलपीजी के अंदर, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोपेन और ब्यूटेन ही पाई जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा एलपीजी में गंध भी पाई जाती है। गंध इसमें गैस मिलाई जाती है जिसका नाम होता है मरकैप्टेन। ठीक है, मिथाइल मरकैप्टेन। नाम क्या है? मिथाइल मरकैप्टेन। तो मिथाइल मरकैप्टेन के कारण इसमें गंध आती है जिससे इसके रिसाव होता है तब पता लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत है उसमें तो भारत की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी आंसर सही होगा। लेकिन यदि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो इसका आंसर एनी बेसेंट सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का तो आंसर बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। खगोलीय लीप वर्ष को खालिस्तान में नापा जाता है? दोस्तों खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? दोस्तों जो प्रकाश वर्ष में 9.46 या 26 गुना 10 की पावर 12 किलोमीटर होते हैं। दोस्तों ये मेरे डेटा कंफर्म नहीं है कि 9.46 है या 9.26 है, तो आप ये एक बार चेक कर लीजिए। इंटू 10⁻12 तो होते ही हैं। ठीक है, इसको दोस्तों ये भी बोल सकते हैं हम, इसको 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि ट्रिलियन को खरब में किस प्रकार बदल सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा खरब में किस प्रकार बदलेंगे। तो खरब में कितने होंगे? ये 95 खरब किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वीडियो में समझा चुका हूँ कि किस प्रकार ये बदला जाता है। तो अब बदलने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, पिछले वीडियो देख लीजिए आप। तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी शिमला मिर्च सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सज़ा दी गई? दोस्तों 1931 में। वो 23 मार्च का दिन हम नहीं भूल सकते जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इनके दो दोस्त सुखदेव और किसके साथ? राजगुरु के साथ। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों जो याहू है एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है और गूगल ब्लास्ट भी एक सर्च इंजन है और गूगल भी एक सर्च इंजन है। लेकिन फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है जो प्रोडक्ट्स को बेचने का कार्य करती है, यानी कमर्शियल वेबसाइट है। इसने अपना ऐप लॉन्च कर रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर बी
सी सही हो जाएगा फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों भारत का 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, और 16वें प्रधानमंत्री भी अब नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, GSAT यानी कि GSAT निम्न में से क्या है। दोस्तों GSAT है वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि इसका आंसर डी सही हो जाएगा। GSAT 16 पूछा है, GSAT 16 क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों इसका आंसर बी सही हो जाएगा, नेथानिएल बाल्डविन के द्वारा ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या है। दोस्तों इसका आंसर बी सही बता रखा है, 30 जून 2016, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंख की अनुकूलन की जो विशेषता होती है उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यह समंजन क्षमता हो जाएगा इसका आंसर सही, यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अकोमोडेशन या फिर सामंजस्य क्षमता, ये इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, MS ऑफिस एक है। दोस्तों आपको पता है MS ऑफिस एक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विभिन्न कार्य संपादित करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ये 3 प्रकार के मुख्य हैं MS ऑफिस में। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बी। अगला प्रश्न देखें तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका आंसर ए सही हो जाएगा, आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर ए चीन सही होगा। जो कैंटन टावर है वो किस देश में स्थित है, चीन के अंदर स्थित है। अगला दोस्तों ये भी याद रखिए, जो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है, यांगत्से कियांग नदी, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हैं सी तांबा, इसका आंसर दिखा रखा है, यानी कि इसका आंसर सी तांबा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही होगा, F1, यानी कि F1 विंडोज कीबोर्ड पर चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोल देता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी इज, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी सही हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दोस्तों अब ये जीके के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार के जीके के क्वेश्चन को हम सोल्व करने का आगे भी प्रयास करते रहेंगे, और इसके साथ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम जल्दी ही लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको जीके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे आशा है कि आप पहचान पाए होंगे कि किस प्रकार का पैटर्न होता है रेलवे का पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को पूछे जाने का। तो आप समझे होंगे, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हम और वीडियो लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी, और हम पूरी तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।